Hello dear students, good evening. My name is Pali and I welcome you all to my channel Socio Easy Classes. So first of all, I would like to give you a brief introduction about the channel Socio Easy Classes, that this channel is designed specifically for the students who are preparing for UPSC Civil Services exam having sociology as their optional subject, okay? But of course you can share the content of this channel to the students who are preparing for another government exam such as UGC NET and IGNOU and PCS of course, and also to the students where this content might be useful to them. Okay, so without any further delay मैं आपको सोशियोलॉजी ऑप्शनल का जो एक पैटर्न है वो आपको बहुत ही ब्रीफ में बता देती हूँ और उसके बाद जो आज की हमारी क्लास है उसको हम कंटिन्यू करेंगे. So you know that sociology optional in UPSC consists of 500 marks, okay, and the distribution of this 500 marks is between two papers, okay, paper 1 and paper 2. तो sociology optional में दो पेपर आते हैं, paper 1 and paper 2. paper 1 की वेटेज भी 250 मार्क्स की होती है और paper 2 की वेटेज भी 250 मार्क्स की होती है. So these 250 marks of paper 1 and paper 2 makes 500 in total, okay. So it was a brief introduction about sociology optional. So now I would like to tell you what we are going to learn in this class today. So you know there are two papers, okay. So today जो पेपर 1 है आपका उसके बारे में बात करेंगे. पेपर 1 में यूनिट 1 है आपका सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन, ओके. उसमें 3 चैप्टर्स हैं. तो आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन यूनिट 1. पेपर 1 में जो है उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे. व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट चैप्टर? मॉडर्निटी एंड सोशल चेंजेस इन यूरोप एंड द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी. फाइन. सो फ्रेंड्स, जैसे जैसे हम इस चैनल पे कनेक्ट होंगे, इंटरैक्ट करेंगे एक दूसरे से, ठीक है, क्वेश्चंस एड्रेस करेंगे. बट अभी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले. सो these are the goals for today's class, okay. So as we know that we are going to learn about chapter number 1 of unit 1, modernity and social changes in Europe and the emergence of sociology. So first what we are going to understand, what is modernity, okay, then what is modernization, then what are the prerequisites to make modernization possible, okay. And this fourth point is very very important, modernization of Europe and emergence of sociology. important in the sense, अगर आप UPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखोगे ना तो हर साल इस टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन आ रहा है. अगर आप अपने 5-6 ईयर्स के पेपर को भी देख लो तो इस टॉपिक से हर साल एक क्वेश्चन आता है. इसीलिए इस टॉपिक को हम काफ़ी डिटेल में देखेंगे आज की क्लास में. सो देखो, ये जो मॉडर्निटी है, मॉडर्नाइजेशन है, पहले ना मैं आपको किसी भी चीज़ की जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो तो मैं बताऊंगी स्लाइड्स में, लेकिन टेक्निकल डेफिनेशन जो है वो तब तक समझ नहीं आती जब तक हमें इनका सिंपल ल्यूसिड वर्ड में मीनिंग समझ नहीं आता. तो अगर मैं मॉडर्निटी की बात करूं, मॉडर्निटी को अगर मैं 1 वर्ड में बोलूं तो इट इज़ न्यू थिंकिंग और न्यू वे ऑफ थिंकिंग, ठीक है. इट इज़ न्यू थिंकिंग, एक नया सोचने का तरीका. ये जो आपकी न्यू थिंकिंग है ना, दिस इज़ जनरली अगेंस्ट योर प्रीवियस सोसाइटी, ट्रेडिशनल सोसाइटी. जब आप अपनी ट्रेडिशनल सोसाइटी या अपनी प्रेजेंट सोसाइटी के अगेंस्ट कोई नई थिंकिंग लाते हो और उस नई थिंकिंग की रिज़ल्ट की वजह से सोसाइटी में चेंजेस आते हैं और सोसाइटी का स्ट्रक्चर चेंज होता है और रिज़ल्ट में जो एक नई सोसाइटी बन के आती है, दैट सोसाइटी इज़ कॉल्ड अ मॉडर्न सोसाइटी. सो दिस इज़ कॉल्ड मॉडर्निटी. व्हाट इज़ मॉडर्निटी? मॉडर्निटी इज़ अ न्यू थिंकिंग अगेंस्ट ट्रेडिशनल सोसाइटी, ओके. और इसी न्यू थिंकिंग की वजह से एक नई सोसाइटी, नए सोशल स्ट्रक्चर्स जो हैं उनका ओरिजिन होगा. सो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड मॉडर्निटी, ओके. फिर हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ मॉडर्नाइजेशन. तो मॉडर्नाइजेशन हर वो चीज़ है, हर वो प्रोसेस है जो एक ट्रेडिशनल सोसाइटी से मॉडर्न सोसाइटी के बनने के बीच में इन्वॉल्व होती है, ठीक है. तो इसको भी अभी हम पढ़ेंगे डेफिनेशन में.
नाउ व्हाट आर द प्री रेक्विजिट्स टू मेक मॉडर्नाइजेशन पॉसिबल? मॉडर्नाइजेशन पॉसिबल करना है तो क्या क्या चीज़ें हमें समाज में पहले से चाहिए होती है ना, क्योंकि अगर ये चीज़ें प्रेजेंट नहीं होंगी तो चेंज नहीं आएगा. तो दीज आर द प्री रेक्विजिट्स, प्री कंडीशन. ओके, एंड ये 4th पॉइंट को तो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे ही. सो आवर फर्स्ट स्लाइड इज़ व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मॉडर्निटी. ठीक है, मैंने आपको मॉडर्निटी 1 वर्ड में बताया, न्यू थिंकिंग, अ वे ऑफ न्यू थिंकिंग. ठीक है, देखो कभी भी आप इन टेक्निकल डेफिनेशंस को पढ़ते हो ना, तो कभी कभी ये टेक्निकल डेफिनेशंस हमें याद नहीं रह जाती. जब तक आप इनके एक एक कीवर्ड को समझोगे नहीं ना, तो डेफिनेशन भी याद नहीं रहती. अच्छा स्टूडेंट्स, मेरा एक मेन एम ये है कि मैं ना आपको कीवर्ड्स का मतलब भी समझाऊं, क्योंकि आपको पता है कि यूपीएससी अपने आंसर में 150 से 250 वर्ड्स का बेस्ट आंसर मांगती है. अब ये बेस्ट आंसर के लिए ना हम कंटेंट तो खूब सारा पढ़ लेते हैं, नॉलेज बहुत सारी ले लेते हैं, लेकिन जब तक आप कीवर्ड्स को नहीं समझते ना, क्या होता है कीवर्ड से आप एक बहुत ही अच्छा आंसर लिख सकते हो, बहुत ही एक प्रेजेंटेशन वाला आंसर लिख सकते हो, जिसमें आप कम शब्दों में ही अपनी सारी बातें कह सकते हो इतने वर्ड्स में. तो कीवर्ड्स को ज़रूर समझेंगे पहले, तभी आगे की डेफिनेशन भी समझ आएगी. ओके, ठीक है. तो फर्स्ट कीवर्ड इज सोशल इंस्टीट्यूशन. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन? सोशल इंस्टीट्यूशन क्या होता है? समाज की संस्थाएं. ओके, समाज के स्ट्रक्चर्स ऑफ सोसाइटी. फॉर एग्जाम्पल्स, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन and family as institution and many more institutions. But you know, these are the fundamental institution of any society. Fine. Then you have another keyword, social system. What is social system? Social system is the value and norms of society, rules and regulations of society. किसी भी सोसाइटी के जो विचार होते हैं, रूल्स होते हैं, मान्यताएं होती है, उसको हम सोशल सिस्टम कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इफ़ वी कंपेयर US सोसाइटी and Indian society, okay, if you are comparing Indian society and American society, you will find the social system of India and US are entirely different, right? अगर इंडिया में मैं फैमिली सिस्टम की बात करूँ, फैमिली वैल्यूज़ की बात करूँ, नॉर्म्स की बात करूँ, तो वो काफ़ी अलग है यूएस की फैमिली से. ठीक है, हम अभी भी हमारी फैमिली पे बहुत इमोशनली अटैच्ड होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, इंडिविजुअलिज्म हमारा थोड़ा लेस है, लेकिन इट इज़ नॉट करेक्ट फॉर यूएस सोसाइटी. फाइन. और अगर आप अनदर सोशल इंस्टीट्यूशन की बात करो अमेरिका और इंडिया के केस में, तो द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इज़ ऑल्सो डिफरेंट. ओके, द डिवोर्स रेट इन US इज़ वेरी हाई, वेरी फ्रीक्वेंट, एंड वी आर स्टिल नॉट प्रिपेयर्ड फॉर वेरी हाई डिवोर्स इन इंडियन सोसाइटी. ओके, सो दिस वाई? बिकॉज द सोशल सिस्टम इज़ डिफरेंट इन बोथ दिस सोसाइटी. आपको एक सोशल सिस्टम का मतलब समझ आ गया ना? जो समाज के विचार या समाज की जो वैल्यूज़ होती हैं उसको हम सोशल सिस्टम कहते हैं, एंड दिस सोशल सिस्टम वेरीज अमंग डिफरेंट सोसाइटीज़. फाइन. चलो अब मॉडर्निटी की डेफिनेशन समझते हैं. मॉडर्निटी कहता है कि जब आपका सोशल इंस्टीट्यूशन में एक चेंज आएगा, ठीक है, जो चेंज विजिबल भी होगा, टेंजिबल भी होगा. सोशल सिस्टम में एक चेंज आएगा, जो चेंज विजिबल भी होगा, टेंजिबल भी होगा, सब्सटेंशियल भी होगा. सब्सटेंशियल मतलब लार्ज स्केल चेंज आएगा. ठीक है, उस सोशल इंस्टीट्यूशन में चेंज आने की वजह से आपके सोशल सिस्टम में चेंज आ जाएगा. दैट इज़ कॉल्ड मॉडर्निटी. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई टॉक अबाउट द एंशिएंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, ओके, जैसे कि मोनार्की. अगर मैं मोनार्की सिस्टम की बात करूं, तो आज का टाइम क्या है? डेमोक्रेटिक सोशल इंस्टीट्यूशन है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है हमारे पास. पहले क्या था? मोनार्की था. मोनार्की में क्या था? इंडिविजुअलिज्म की कम बातें होती थी, इंडिविजुअल के राइट्स की तो बात ही नहीं होती थी, है ना? जो किंग ने कहा वही सच होता था. बट एज you move towards the democratic society, you will come to know
कि हमारे यहाँ राइट्स की भी बात होगी, इंडिविजुअल के फ्रीडम की भी बात होगी। क्यों? क्योंकि हमारे सोशल सिस्टम में चेंज आएगा, हमारे यहाँ विचारों में भी चेंज आएगा। जैसे ही हमारा सोशल सिस्टम मोनार्की से डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ा, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जैसे ही मोनार्की से डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ा, हमारे सोशल सिस्टम विचारों में भी चेंज आया। हमने बोला कि नहीं, इंडिविजुअल्स को तो राइट्स मिलने चाहिए। हमने कैंपेन करना शुरू कर दिया। हमने सारी की सारी जो आपकी एक अथॉरिटेटिव पोजीशंस हैं उनके खिलाफ कैंपेन करना शुरू कर दिया। फ्रांस में जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की बातें आई। ठीक है, क्यों? क्योंकि सोशल सिस्टम में चेंज आया। ठीक है, वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स में चेंज आया। सो व्हाट इज़ मॉडर्निटी? किसी भी सोशल इंस्टीट्यूशन में एक बहुत ही बड़ा सब्सटेंशियल चेंज आएगा, लार्ज स्केल चेंज आएगा, जो चेंज विजिबल भी होगा, जिसे आप देख भी सकते हो, है ना। अभी आप मोनार्की सिस्टम तो कहीं नहीं देखते हो ना, तो द चेंज इज़ विजिबल एंड ऑल्सो टेंजिबल, लाइक यू कैन फील इट। और आप अपने जैसे पार्लियामेंट्री बिल्डिंग्स देखते हो, ये टेंजिबल स्ट्रक्चर्स हैं जो बनाई गई हैं। ठीक है, एंड जब सोशल इंस्टीट्यूशन में चेंज आएगा तो किसी भी सोशल सिस्टम में चेंज आएगा। ठीक है, आपके वैल्यूज़ में चेंजेस आएंगे। सो दिस इज़ अ वेरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ मॉडर्निटी एंड यू कैन कोट दिस डेफिनेशन इनटू योर आंसर ऑल्सो। अच्छा, एक चीज़ हम याद रखेंगे कि जो ये हम मॉडर्निटी पढ़ रहे हैं ना, एज ऑफ न्यू थिंकिंग, ठीक है, ये सबसे पहले आपका यूरोपियन सोसाइटी में आता है। तो आपको हर जगह ना भी यहाँ पे यूरोपियन सोसाइटी दिखेगी। तो ये मोस्टली जो हमारा टॉपिक है ये यूरोप की सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में है। ठीक है, ओके। अगर मैं मॉडर्निटी को सोशोलॉजिकल सेंस में कहूँ तो मॉडर्निटी का क्या मतलब है? अ सिग्निफिकेंट चेंज, अ मेजर चेंज, अ वेरी बिग चेंज। किस में आया? यूरोपियन सोसाइटी में एक बहुत बड़ा चेंज आया, सोशल लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, जिसकी वजह से आज की जो कंटेम्प्ररी सोसाइटी है, आज की जो वर्तमान सोसाइटी है, उसकी नींव रखी गई। ठीक है, हिंदी में ये बात समझ आई आपको कि मॉडर्निटी का मतलब क्या है सोशोलॉजिकल सेंस में। यूरोपियन सोसाइटी में जब बड़े चेंजेस आए सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक टर्म्स में, जिसकी वजह से आज के वर्तमान सोसाइटी की नींव रखी गई। अच्छा, ये नींव कैसे रखी गई? आपको पता है यूरोपियन सोसाइटी जैसे कि इंग्लैंड हो गया, डेनमार्क हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गई, स्पेन हो गया, इन सब ने, स्पेशली इंग्लैंड ने क्या किया था? कोलोनाइजेशन किया था, है ना। सबको एक तरीके से गुलाम बनाया था, इम्पीरियल बनाया था, है ना, कोलोनाइजेशन किया था। तो जब हम इन कॉलोनियल फोर्सेस से आज़ाद हुए, फ्री हुए, तो इनकी बहुत सारी वैल्यूज़ जो है हमारी सोसाइटी में ट्रांसमिट हो चुकी थी। तो बहुत सारी मॉडर्न वैल्यूज़ और वेस्टर्न वैल्यूज़ हमारी सोसाइटी में आ चुकी थी। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल इज़ द यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, है ना। इंग्लिश लैंग्वेज हमारी तो नहीं है, बट स्टिल वी आर यूजिंग इट, क्योंकि यूरोपियन सोसाइटी ने जो कॉलोनाइजेशन किया पूरी दुनिया पे, ठीक है, उसकी वजह से उनकी वैल्यूज़ हमारी सोसाइटी में ही आई। इसी वजह से तो हमने कहा है कि दैट लेड टू द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। ओके, इसी की वजह से आज के समाज की नींव रखी गई। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट मॉडर्निटी। थोड़ा सा डिटेल में एग्जांपल्स देके समझाया है, ताकि जब भी आप कभी भी स्टैंडर्ड बुक्स कहीं से भी पढ़ो तो आप, क्या होता है ना, जब तक आप बहुत सारे एग्जांपल्स से नहीं समझते हो ना, तो हम भूल जाते हैं धीरे धीरे कॉन्सेप्ट। और ऑप्शनल और यूपीएससी में इतना पढ़ने का है कि विदाउट एग्जाम्पल्स, विदाउट केस स्टडीज़ आप इतना मेमोराइज नहीं कर सकते। ठीक है, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मॉडर्नाइजेशन? मॉडर्नाइजेशन से पहले मैं आपको वही एग्जांपल दे के ही समझाऊंगी। ठीक है, इसके बाद हम ये वाला जो आपका डेफिनेशन है इसको देखते हैं। देखो, जब आप, अच्छा, मॉडर्नाइजेशन समझते समझते हमें एक और वर्ड समझ आ जाएगा, वेस्टर्नाइजेशन। इसको भी समझते हैं। जब आप ट्रेडिशनल सोसाइटी से मॉडर्न सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हो ना, तो ये जो बीच में सारे चेंजेस होते हैं ना, जिसकी वजह से आप मॉडर्न सोसाइटी की तरफ बढ़ते हो, दैट चेंज or that process is called the process of modernization. Okay, the change involving in transmission of traditional society into modern society, not transmission, transformation of a traditional society into modern society is called modernization. ये बीच का सारा प्रोसेस जो है ये क्या कहलाएगा? मॉडर्नाइजेशन। अब क्या है,
ट्रेडिशनल सोसाइटी से मॉडर्न सोसाइटी की तरफ जब बढ़ रहे थे तो बीच का सारा प्रोसेस क्या कहलाया, मॉडर्नाइजेशन। फाइन। अब जब एक नई रिजल्टेंट सोसाइटी बन के आएगी उस सोसाइटी को क्या कहेंगे, वेस्टर्न सोसाइटी, और द प्रोसेस इज कॉल्ड वेस्टर्नाइजेशन। दिस मीन्स मॉडर्नाइजेशन इज द प्रोसेस एंड द रिजल्टेंट सोसाइटी is a western society और the process is called westernization of society। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको, जब आप ट्रेडिशनल सोसाइटी से बढ़ोगे तो मॉडर्न सोसाइटी की तरफ बढ़ोगे तो बीच का सारा प्रोसेस मॉडर्नाइजेशन होगा, और जो रिजल्टेंट सोसाइटी, जो ये मॉडर्न सोसाइटी आएगी निकल के, इसे ही हम क्या कहते हैं, वेस्टर्न सोसाइटी, और द प्रोसेस इज कॉल्ड वेस्टर्नाइजेशन। तो वेस्टर्नाइजेशन इज द रिजल्ट एंड मॉडर्नाइजेशन इज द प्रोसेस। ओके, now let's understand the definition of modernization. So what it is a concept that explain वेस्टर्नाइजेशन ऑफ सोसाइटीज़। मैंने अभी आपको बताया कि सोसाइटी वेस्टर्न होती है ना, जो रिजल्टेंट सोसाइटी बन के आती है दैट इज़ अ वेस्टर्न सोसाइटी। उस वेस्टर्न सोसाइटी को, वो सोसाइटी वेस्टर्न कैसे बनी, उस प्रोसेस को कौन एक्सप्लेन करता है, मॉडर्नाइजेशन, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन खुद ही एक प्रोसेस है ट्रेडिशनल से मॉडर्न की तरफ जाने का। ये जो है स्पेशली हम यूरोपियन सोसाइटी की बात करें, मैंने आपको बताया, तो ये क्या क्या इन्वॉल्व करती है ये प्रोसेस, मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस क्या क्या इन्वॉल्व करता है, एनलाइटनमेंट, ज्ञान, कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म का मतलब होता है मनी मार्केट, मनी इकोनॉमी। ठीक है, जब आपका जो पैसा है वो आपकी लाइफ का एक सेंट्रल पार्ट बन जाता है, इकोनॉमी का एक सेंट्रल पार्ट बन जाता है, क्या बन जाता है, मनी, मनी जो है सेंट्रल पार्ट बन जाता है, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड, दैट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कैपिटलिज्म और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। फिर आएगा आपका कमर्शियल रेवोल्यूशन, साइंटिफिक रेवोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। एक एक वर्ड को, एक एक टर्म को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फटाफट रिकॉल कर लेते हैं मॉडर्नाइजेशन को। व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न सोसाइटी, ठीक है, सो द प्रोसेस इन बिटवीन इज कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन एंड द रिजल्टेंट सोसाइटी इज कॉल्ड अ वेस्टर्न सोसाइटी एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड वेस्टर्नाइजेशन एंड द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन्वॉल्व्ड enlightenment, capitalism, commercial, scientific and industrial revolution. Now what are the prerequisites to make modernization possible? अगर मॉडर्नाइजेशन करनी है, समाज में मॉडर्नाइजेशन करनी है, तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। ठीक है, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज़, जैसे जैसे ही आपकी टेक्नोलॉजिकल चेंज आती है तो हमारा एक ब्रेक होता है ट्रेडिशनल सोसाइटी से मॉडर्न सोसाइटी की तरफ। ओके, तो इन्वेंशन भी होगा, डिस्कवरी भी होगी, नई नई आधुनिकता आएगी। ठीक है, उसके बाद डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, अभी मैंने आपको मॉडर्निटी के केस में एग्जांपल दिया था कि पहले क्या था, मोनार्की। ठीक है, मोनार्की में से हम कहाँ पे आए, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस पे आए। ठीक है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस किसकी बात करेगी, राइट्स की बात करेगी, इंडिविजुअल के फ्रीडम की बात करेगी, उसकी लिबर्टी की बात करेगी, डिग्निटी की बात करेगी। तो क्या है, इट इज़ अ न्यू थिंकिंग। मॉडर्निटी का मतलब बताया था ना, न्यू थिंकिंग। तो जब ये चेंजेस आएंगे, सोच में चेंजेस आएगी, तो ये तो भी आपका मॉडर्नाइजेशन पॉसिबल होगा। उसके बाद कैपिटलिज्म, आपको पता है कि जो हमारी मोस्टली एंशियंट मेडिवल सोसाइटी थी, नॉट एंशियंट, मेडिवल सोसाइटी जो थी हमारी, वहाँ का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था वो मोस्टली लैंड पे केंद्रित था। ठीक है, उसी पे आधारित था। ज़मीन जो है वही एक रेवेन्यू जनरेशन का सबसे बड़ा रीज़न था। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप मॉडर्न सोसाइटी की तरफ बढ़ते हो, जैसे ही आप एक मॉडर्न सोसाइटी की तरफ बढ़ते हो तो आपका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चेंज होता है और वहाँ पे मनी इकोनॉमी या पेपर मनी जो है वो लाइफ का सेंट्रल पार्ट बन जाता है। तो ये जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चेंज होता है, दैट चेंज इज़ कॉल्ड कैपिटलिज्म और द स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज़ फ्री मार्केट। फ्री मार्केट का मतलब होता है स्टेट जो है ना वो आपके मार्केट में इतना ज़्यादा इंटरवेंशन नहीं करेगी। ठीक है, यहाँ पे आप अपने मार्केट में मोस्टली डिसीज़न मेकर आप होते हो। ठीक है, अपने प्रोडक्ट्स को लेके, मोड ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस को लेके स्टेट का इंटरवेंशन कम होना। तो देखा, हम एक ट्रेडिशनल सोसाइटी से मॉडर्न सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये फ्री मार्केट क्या है, मॉडर्नाइजेशन का एक पार्ट है। And the very important point is rationality. Rationality means logical thinking.
ठीक है, थिंकिंग विथ फैक्ट्स, थिंकिंग विथ एविडेंसेस, ठीक है। आप जो है अपनी थिंकिंग को सुपरस्टिशियस अंधविश्वास की तरफ ना रख के, इलॉजिकल थिंकिंग ना रख के लॉजिकल थिंकिंग रखोगे तो क्या हुआ, ट्रेडिशनल सोसाइटी में इतना पॉसिबल नहीं होता था, क्योंकि चर्च जो है वो आपकी थिंकिंग को इतना जो है लॉजिकल बनने नहीं देता था, मोस्टली रिलीजियस रखता था। आपकी थिंकिंग जो है वो एक साइंटिफिक वे में आप सोचो, चर्च जो है अलाउ नहीं करता था यूरोपियन सोसाइटी में। सो व्हेन यू विल मूव टूवर्ड्स मॉडर्न सोसाइटी, यू विल स्टार्ट थिंकिंग with the help of facts and evidences, and that thinking is called a rational thinking, or the process is called rationality. देन अनदर प्री रिक्विजिट इज़ मास मीडिया। मास मीडिया क्या होता है, ट्रेडिशनल सोसाइटी में इतना नहीं था, लेकिन जैसे जैसे आप मॉडर्न सोसाइटी की तरफ बढ़े, आपका जो कम्युनिकेशन है एक दूसरे के साथ, सोसाइटी के साथ, या आपके जो थॉट्स हैं वो फटाफट एक ही क्लिक पे, देखो पूरी दुनिया में एक थॉट, एक वीडियो, कोई भी कमेंट जो बहुत जल्दी फैलता है, आप एक दूसरे से बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हो। ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन दैट वॉज नॉट पॉसिबल in traditional society. And nuclear family, so you know in traditional society or traditional Europe there was a system of joint family, okay, but आज की जो हमारी मॉडर्न सोसाइटी है उसमें सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर फैमिली दिखती है, स्पेशली इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की वजह से। अब ये न्यूक्लियर फैमिली जो है आपकी, जब आप न्यूक्लियर फैमिली का पार्ट होते हो तो यहाँ पे जो आपकी इंडिविजुअलिज़म है ना वो काफ़ी हाई होती है। यहाँ पे आपके डिसीज़न मेकिंग में किसी तरीके का कंट्रोल नहीं होता, जो कंट्रोल जॉइंट फैमिली में हुआ करता था। सो दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन, ओके, अ ब्रेक फ्रॉम पास्ट, दैट चेंज इज़ विजिबल एंड tangible, okay. And the last one and the most important one of our discussion is declining influence of religion in public life. देखो जो आपका मेडिवियल यूरोप था ना, या किसी भी सोसाइटी की बात करो, जो ये मेडिवियल टाइम था ना, यहाँ पे जो चर्च होता था या कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होता था ना, वो कहता था कि आपको रिलीजियस हमारे इंस्ट्रक्शंस ही मानने हैं और आपको एक रिलीजियस लाइफ जो है जीना है, ठीक है। उसका रीज़न क्या होता था, ताकि इनकी डोमिनेंस बनी रहे, इनका पावर जो है वो सोसाइटी पे बना रहे, ठीक है। और चर्च क्या कहता था कि अगर आप ये सब करोगे, रिलीजन को लाइफ का सेंट्रल पार्ट बनाओगे, तो आपको आफ्टर वर्ल्डली सुख मिलेगा, ठीक है। यहाँ से जब आप मर के जाओगे, ठीक है, तो आपकी जो एक आफ्टर वर्ल्डली लाइफ रहेगी ना, एक वहाँ पे जो परिणाम मिलेगा बहुत ही स्मूथ परिणाम मिलेगा, ठीक है। लेकिन मॉडर्न सोसाइटी में बढ़ते हुए लोग बहुत रैशनल हो जाएंगे, वो कहेंगे हमें आफ्टर वर्ल्डली नहीं, हमें तो दिस वर्ल्ड से मतलब है, हमें तो दिस वर्ल्डली प्लेजर चाहिए, ठीक है। तो जब दिस वर्ल्डली की बातें हो जाएगी तो लोग मेटेरियलिस्टिक हो जाएंगे, ठीक है, लोग अपने सुख की बातें इसी जीवन में जीते जी बात करेंगे। सो क्योंकि रिलीजन का इन्फ्लुएंस पब्लिक लाइफ में डिक्लाइन हो रहा है, ओके। सो दिस मोमेंट ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सोसाइटी फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ आफ्टर वर्ल्डली टूवर्ड्स दिस वर्ल्डली इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन। देखो मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो टॉपिक है मॉडर्नाइजेशन ऑफ यूरोप एंड एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, इससे हर साल जो है एक अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, तो इसको हम थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। तो सो द मॉडर्नाइजेशन ऑफ यूरोप एंड एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, दिस रिलेशन इज सिम्बॉलिक कनेक्टेड। मैं आपको बताती हूँ कैसे, कि जैसे ही यूरोप मॉडर्न हुआ तो उसी की वजह से एक सोसाइटी में इतनी अफरा तफरी मच गई, इतने नए प्रॉब्लम्स आने लगे कि हमें एक नए सब्जेक्ट को लाना पड़ा। क्यों? ताकि हम इस नई सोसाइटी को पढ़ सकें, ठीक है। तो उसी सब्जेक्ट को हमने कहा सोशियोलॉजी, ठीक है। तो सोशियोलॉजी का एमर्ज होना, उसका ओरिजिन होना और यूरोप का मॉडर्न बनना एक दूसरे से कनेक्टेड थे, ठीक है, सिंबॉलिक है ये रिलेशन। अब यूरोप का मॉडर्नाइजेशन हुआ कैसे, हमने पढ़ा था ना, थ्रू मॉडर्नाइजेशन की डेफिनेशन में, थ्रू द प्रोसेस ऑफ एनलाइटनमेंट, ओके। तो पहला क्या है, एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट का सीधा मतलब क्या होता है, ज्ञान आ जाना, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति होना। जैसे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो लोगों को भी अब यहाँ ज्ञान की प्राप्ति होगी। कैसे होगी, मेडिटेशन से नहीं होगी जैसे बुद्ध ने किया था, यहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति जो होगी
वो ऐसे आती है कि देखो, यूरोप में एनलाइटनमेंट का क्या मतलब था? इट वॉज एन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट। ये एक ऐसा मूवमेंट था जो आपके मेंटल लेवल पे हो रहा था, लोगों के मेंटल लेवल पे चेंजेस आ रहे थे। ठीक है, कब? 17th एंड 18th सेंचुरी में, जिसकी वजह से एक रेडिकल चेंज आया, क्रांतिकारी चेंजेस आए लोगों के मेंटल लेवल या इंटेलेक्चुअल लेवल पे। एक क्रांतिकारी चेंजेस आया, जो चेंज किससे डिफरेंट था, जो चेंज किसके खिलाफ था? यूरोप के ट्रेडिशनल थिंकिंग के खिलाफ था। ठीक है, तो क्या पढ़ा हमने? एनलाइटनमेंट ऑफ यूरोप का मतलब एक इंटेलेक्चुअल मेंटल मूवमेंट था, मेंटल लेवल पे मूवमेंट था, जो 17th एंड 18th सेंचुरी में आता है। जो कैसा चेंज होता है? बहुत ही रेडिकल चेंज होता है, क्रांतिकारी चेंज होता है। किससे? यूरोप की ट्रेडिशनल थिंकिंग से। ठीक है, अब एनलाइटनमेंट के की फीचर्स क्या है, क्या क्या चीज़ें जो हैं वो एनलाइटनमेंट को डिफ़ाइन करती है। ये जो एज था एनलाइटनमेंट का, कैसा था? रेडिकल। लोग बहुत क्रांतिकारी हो गए थे। अभी एग्जांपल देखा ना, हमें आफ्टर वर्ल्डली प्लेजर्स नहीं चाहिए, हमको दिस वर्ल्डली से मतलब है। तो क्यों? ये रेडिकल चेंजेस है, तो क्रांतिकारी चेंजेस है। क्रिटिकल आइडियाज़, लोगों के जो आइडियाज़ थे वो बहुत ही क्रिटिकल हो गए, हर चीज़ को वो एनालाइज करने लग गए। वो जो है अब सिर्फ चर्च या मोनार्की सिस्टम की बातों पे ही डिपेंडेंट नहीं थे, उन्होंने अपने राइट्स और इन सब की बातें शुरू कर दी, रीज़न की बातें शुरू कर दी। रीज़न का क्या मतलब होता है? मैंने आपको बताया, लॉजिकल थिंकिंग करनी शुरू कर दी जो साइंस के ऊपर बेस्ड थी। इंडिविजुअलिज्म की बातें करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि मेडिवियल यूरोप में जो चर्च का सिस्टम था, पॉलिटिकल सिस्टम था, आपका मोनार्कियल सिस्टम था, रिलीजियस सिस्टम था, सबने इंडिविजुअलिज्म को दबा रखा था। ठीक है, तो यहाँ पे अब इंडिविजुअलिज्म की बात होगी, लोग अपने व्यक्तित्व की बातें करेंगे, रैशनलिज्म की बातें करेंगे, वही रीज़न एंड रैशनलिज्म आर सेम, लॉजिकल थिंकिंग। एंड एम्पिरिसिज्म की बातें करेंगे। एम्पिरिसिज्म की बात का मतलब कि हम कोई भी बात आपकी तब मानेंगे जब वो एक्सपेरिमेंटली या साइंटिफिकली प्रूव्ड हो। ठीक है, तो साइंस की बातें आ जाएगी। ठीक है, साइंस की बातें आ जाएगी। कहेंगे कि हम आपकी ऐसे ही किसी बात पे नहीं बिलीव करेंगे, हम आफ्टर वर्ल्डली प्लेजर पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि उसका तो कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ही नहीं है। हमें तो अभी इसी दिस वर्ल्डली से मतलब है। समझ रहे हो आप? एक एक कीवर्ड का मतलब आप समझ रहे हो नाउ? तो एनलाइटनमेंट के ये सारे फीचर्स हो गए जो ये हाईलाइटेड है। ओके, अब इन्होंने क्या कहा कि अब देखो, ज्ञान की प्राप्ति जब लोगों को आ जाएगी, जब लोगों को ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, तो लोग क्या कहेंगे कि ह्यूमन बींग्स आर एसेंशियली रैशनल। नहीं, हम तो रैशनल हैं, हम तो लॉजिकल हैं। अब हम लॉजिकल हैं, अब हम साइंटिफिक फैक्ट की बात कर रहे हैं, तो वी विल क्वेश्चन द सैक्रोसेंट इंस्टीट्यूशंस। अब हम हर वो इंस्टीट्यूशन को क्वेश्चन करेंगे जो अपने आप को डिवाइन बताती है। ठीक है, कहती है कि हमें तो भगवान ने भेजा है, हम तो भगवान के अवतार है। जैसे मोनार्की राजा क्या कहते थे कि हम तो भगवान के जो हैं वो अवतार हैं, या हम तो भगवान के फरिश्ते हैं, हमें भगवान ने भेजा है तुम पे रूल करने के लिए। तो लोगों को जैसे जैसे रैशनल थिंकिंग डेवलप होती है यूरोप में या दुनिया में कहीं भी, दे स्टार्ट क्वेश्चन द सैक्रोसेंट इंस्टीट्यूशन। सैक्रोसेंट का मतलब कि ये जो पवित्र इंस्टीट्यूशंस है, जो अपने आप को पवित्रता के नाम पे हमारा एक्सप्लॉयटेशन करते हुए आए हैं आज तक, लोग उन्हें क्वेश्चंस करने लगते हैं। ठीक है, जैसे कि डिवाइन किनशिप, राजा को कहा कि तुम डिवाइन नहीं हो, तुम भी हमारी तरह नॉर्मल इंसान हो। ओके, आप जो है भगवान का भेजा हुआ बंदा नहीं हो। ठीक है, अब लोगों की इन क्रांतिकारी आइडियाज़ को सपोर्ट तब मिलता है जब बड़े बड़े फ़िलासफ़र्स जो हैं अपनी स्टडी करते हैं। ठीक है, कि हाँ यार, ये बात तो सही है, ये तो लिबर्टी की बात होनी चाहिए, इक्वालिटी की बात होनी चाहिए, फ्रेटर्निटी की बात होनी चाहिए, और सेपरेशन ऑफ पावर की बात होनी चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन से इंटेलेक्चुअल्स हैं हमारे सोशियोलॉजी में जिन्होंने एनलाइटनमेंट पीरियड में अपनी अपनी फ़िलासफ़ीज़ लेके आए थे? फर्स्ट इज़ ऑगस्ट कॉम्टे। ऑगस्ट कॉम्ट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ सोशियोलॉजी। एंड द मॉन्टेस्क्यू, जिसने कहा था कि सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, कि आपका जो ये डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, इनके बीच में क्या होना चाहिए? सेपरेशन होना चाहिए। ठीक है, ये मॉन्टेस्क्यू ने कहा था। उसके बाद रूसो है, उसके बाद इन सब ने क्या किया,
एक नया आउटलुक, एक समाज को नए तरीके से पढ़ने लगे साइंटिफिक और एनालिटिकल अप्रोच से। जैसे डार्विन ने अपनी थ्योरी दी थी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का क्या मतलब हो गया कि इंसान जो है वो इवॉल्व हुआ है धीरे धीरे, ठीक है। पहले जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे एंसेस्टर एप्स थे, तो हम एप्स से ह्यूमन बने हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ राजा क्या कह रहे हैं कि नहीं, हम तो डिवाइन हैं। तो देखो रेडिकल चेंज है ना, ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी चेंज है ना कि हम डिवाइन किंगशिप नहीं, डिवाइन नहीं है ह्यूमन जो है इवॉल्व हुआ है, ठीक है। सो दिट्स वो ये क्या है, ज्ञान की प्राप्ति हो गई लोगों में, ठीक है। तो जब सोसाइटी में इतने बड़े चेंजेस आएंगे, इतना तूफान मच जाएगा, इतने नए नए आइडियाज़ आएंगे, तो इससे एक नए डिसिप्लिन, की बात की जाएगी, नए सब्जेक्ट की बात करी जाएगी, जिससे आप ये समाज के चेंजेस को पढ़ पाओ, दैट इज़ सोशियोलॉजी, ठीक है। अब फटाफट इसको पढ़ते हैं, साइंटिफिक टेम्पर और साइंटिफिक रेवोल्यूशन। साइंटिफिक टेम्पर का क्या मतलब होता है कि आप अपनी मेंटल लेवल पे सारा साइंस को ही फोकस करोगे, फैक्ट्स और एविडेंसेस पे बात करोगे, एक्सपेरिमेंट्स और प्रूफ्स की बातें करोगे, ऐसे ही किसी के कहने से नहीं मान जाओगे, ठीक है। तो साइंटिफिक टेम्पर क्या हुआ, यूरोप में एनलाइटनमेंट के टाइम आया था, मैंने आपको बताया, क्रिटिकल आइडियाज़, एम्पिरिसिज्म, ये सब आया था, जिससे एक यूरोप के अंदर एक इंटेलेक्चुअल माहौल था, सबके सब ज्ञानी होते जा रहे थे, ठीक है। अभी देखो ऐसा क्यों हुआ, मेडिवल यूरोप में जो चर्च था ना, दैट वाज द एपिसेंटर ऑफ पावर, सारी की सारी पावर चर्च के पास थी मेडिवल यूरोप में। और यहाँ पे मोस्टली जो लर्निंग थी वो रिलीजियस टाइप की थी। अब रिलीजियस टाइप की लर्निंग्स थी तो इससे साइंटिफिक आइडियाज़ जो है वो फ्लरिश नहीं हो पाते थे, लोग साइंटिफिक जो है वो सोच नहीं पाते थे, ठीक है। नाउ with arrival of scientific revolution, the traditional institution based on collectivism was challenged. Another keyword is collectivism. तो जैसे ही scientific revolution आता है, revolution is a very big change, जैसे ही साइंस के फील्ड में revolution आता है, लोगों की सोच बदलने लगती है, तो लोग हर उस इंस्टीट्यूशन को चैलेंज करते हैं जो कलेक्टिविज़म के ऊपर बेस्ड था। कलेक्टिविज़म का मतलब होता है कि सोसाइटी एज अ होल, पूरी सोसाइटी ने जो कह दिया वही सच है, चाहे वो सच गलत ही क्यों ना हो, ठीक है। तो उस कलेक्टिविज़म को, सोसाइटी एज अ होल की जो थ्योरी थी कि जो सोसाइटी ने कह दिया वही सच है, लोगों ने उसको चैलेंज करना शुरू कर दिया और उसके अगेंस्ट क्या बोले कि नहीं, अब कलेक्टिविज़म नहीं, इंडिविजुअलिज़म की बातें होंगी, हर इंडिविजुअल की बात जो है वो मैटर करेगी, ओके। अब साइंटिफिक रेवोल्यूशन जब आया था इंग्लैंड में, तो सबसे ज़्यादा उसका जो एग्ज़ाम्पल है आप देखोगे आर्ट में, लिटरेचर में और मेडिसिन के फील्ड में सबसे ज़्यादा उसके एग्ज़ाम्पल्स आपको दिखेंगे साइंटिफिक रेवोल्यूशन के। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू टॉक अबाउट द पेंटिंग, ओके, अगर आप पेंटिंग की बात करोगे तो आपने देखा होगा दा विंसी की जो पेंटिंग्स हैं, ओके, बहुत ही पॉपुलर पेंटिंग्स हैं इनकी, ठीक है। ये भी यूरोपियन पेंटर थे, तो इनकी पेंटिंग्स में ना रियलिज़म बहुत ज़्यादा है। अब ये रियलिज़म का क्या मतलब होता है, रियलिज़म का मतलब होता है वो ऐसी फ़ोटोज़ बनाते थे, ऐसी पेंटिंग बनाते थे। आपने एक पेंटिंग देखा होगा मोनालिसा का, बहुत ही फेमस पेंटिंग है ये। अगर आप इस पेंटिंग के माइन्यूट चीज़ों को देखोगे तो बहुत ही ऑर्डिनरी डिटेल्स हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी वुमेन है, बहुत ही सिंपल सा उसका कॉस्ट्यूम है। और पहले क्या होते थे पेंटिंग्स, वो काफ़ी मैजेस्टिक पेंटिंग्स होते थे। पहले की यूरोपियन किंग क्वीन की फ़ोटोज़ देखो, पेंटिंग्स देखो, काफ़ी मैजेस्टिक होते थे, जैसे उनको डिवाइन एक तरीके का अवतरित तरीके से दिखाया जा रहा है। लेकिन पेंटिंग में चेंज आया, दा विंसी ने अपनी पेंटिंग्स में रियलिज़म रिफ्लेक्ट किया, ऑर्डिनरी पीपल एंड ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, लोगों को नॉर्मल तरीके से, ऑर्डिनरी तरीके से पेंट किया। उसके बाद मेडिसिन में क्या चेंज आता है कि लोगों ने डाइसेक्शन शुरू किया, ह्यूमन बॉडी को पहले काटना और उसके ऑर्गन्स को पढ़ना, जिसको एनाटॉमिकल स्टडीज़ कहते हैं, ये स्टार्ट किया, ठीक है। तो अब लोगों ने जब डाइसेक्ट किया या ऑर्गन्स को पढ़ना शुरू किया, ठीक है, तो क्या चैलेंज किया गया, ह्यूमन बॉडी कि डिविनिटी की जो कंसेप्ट है कि ह्यूमन बॉडी को तो भगवान ने बनाया है, स्पेशली जो राजा वगैरह अपने लिए बोलते, तो ये चैलेंज करना शुरू कर दिया, ठीक है।
फिर उसके बाद हार्वे आता है। हार्वे ने सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की थ्योरी दी कि जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है और ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करता है, इसी तरीके से हमारी सोसाइटी भी इंटर रिलेटेड है। इसके जितने भी इंस्टीट्यूशन है, पॉलिटिकल, सोशल, फैमिली, इकोनॉमिक, एनी इंस्टीट्यूशन, सारे इंस्टीट्यूशंस इंटर रिलेटेड है। अगर एक इंस्टीट्यूशन हमें परेशान करता है तो हमारा दूसरा इंस्टीट्यूशन ऑटोमेटिकली परेशान होता है। जैसे कि पॉलिटिकल सोशल इंस्टीट्यूशन अगर राजा आपको परेशान करेंगे तो आपका जो फैमिली सोशल इंस्टीट्यूशन होगा, आपकी जो इंडिविजुअलिज्म होगी वो ऑलरेडी इतनी नहीं रहेगी। ठीक है। फिर ये जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन है, यहाँ पे नेविगेशन होता है, लोग जो है दुनिया की खोज में निकलते हैं, ग्रेट एक्सप्लोरेशन करते हैं। पहले चर्च ने मना कर रखा था कि ऐसा नहीं करना है, जैसे कि वास्को ड गामा जो है और कोलंबस जो है ये बहुत बड़े यूरोपियन एक्सप्लोरर्स रहे हैं। ठीक है, इंडिया और अमेरिका की जिन्होंने खोज की थी। ठीक है, तो नेविगेशन का भी साइंटिफिक रेवोल्यूशन का ये एक की फीचर है। ठीक है। फिर देखो एस्ट्रोनॉमी में काफ़ी बड़ा चेंज आता है। पहले चर्च क्या कहती थी, चर्च की थ्योरी थी जियोसेंट्रिक, कि वही अर्थ बीच में है और बाकी प्लैनेट्स जो है ना उसके चक्कर लगा रहे हैं। अर्थ बीच में, बाकी प्लैनेट्स उसके चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन फिर एक बंदा आता है निकोलस कोपरनिकस, ये अपनी थ्योरी देता है हीलियोसेंट्रिज्म की, कि नहीं ऐसा नहीं है, सन बीच में है और यहाँ पे अर्थ और बाकी प्लैनेट्स उसके चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद केपलर आता है जो प्लैनेटरी मोशन देता है, कि सारे जो प्लैनेट्स हैं वो मोशन में इस तरीके से मूव कर रहे हैं। कोई भी जो प्लैनेट है ऐसे अर्थ जैसा है वो बीच में नहीं है, रुका हुआ नहीं है, दे आर इन मोशन। ओके। फिर आपके चार्ल्स डार्विन आ जाते हैं, वो इवोल्यूशनरी थ्योरी देते हैं। उन्होंने कहा कि ह्यूमन बीइंग इवॉल्व हो रहा है, इसी तरीके से सोसाइटी भी इवॉल्व हो रही है, सोसाइटी भी चेंज हो रही है। ठीक है। इसी तरीके से न्यूटन आए, गैलीलियो आया, इन लोगों ने अपनी डिस्कवरीज़ और अपनी थ्योरी से साइंस को रेवोल्यूशनाइज़ किया। तो जब इतने बड़े लेवल पे थिंकिंग में चेंज आएगा तो इसे ही हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक रेवोल्यूशन और साइंटिफिक टेम्पर। अब क्या होता है, जब ये साइंटिफिक रेवोल्यूशन आता है तो समाज में एक नया एटीट्यूड आता है, एक नया बिलीफ सिस्टम आता है। लोगों के बिलीफ सिस्टम चेंज हो जाते हैं, जो किस पे बेस्ड है, रैशनैलिटी पे, लॉजिक पे, ऑब्जेक्टिवली साइंस या फैक्ट्स पे बेस्ड है। ठीक है। तो जब साइंस और फैक्ट्स पे बेस्ड है तो भी ये क्या है, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होगा आपका। ठीक है। तो ये जितने भी इवेंट्स हैं इन्होंने क्या किया, अब देखो सोसाइटी में इतना क्योज है, इतने हाई लेवल पे चेंजेस आ रहे हैं, एटीट्यूड्स बदल रहा है, बिलीफ सिस्टम बदल रहा है। तो जब ये बदलेगा तो आप एक ट्रेडिशनल सोसाइटी से छूट रहे हो ना। अभी पढ़ा था ना मॉडर्निटी की डेफिनेशन में, सब्सटेंशियल और लार्ज स्केल ब्रेक फ्रॉम योर पास्ट। ओके। तो जब इतना बड़ा चेंजेस आएंगे तो ये जो आपके फ़िलासफ़र्स हैं, ऑगस्ट कॉम्टे, इमाइल दरखीम, हर्बर्ट स्पेंसर, मैनी मोर थिंकर्स, ये क्या कहेंगे कि अब हमें सोसाइटी को तो नए सिरे से पढ़ना पड़ेगा। और जब सोसाइटी को नए सिरे से पढ़ेंगे तो एक नया सब्जेक्ट आएगा, दैट इज़ सोशियोलॉजी। ठीक है। और हम सोसाइटी को कैसे पढ़ेंगे, इंटीग्रेटेड, इंटर रिलेटेड, ऑर्गेनिक वे में। ठीक है, कि सोसाइटी के हर पार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है और ऑर्गेनिक है, इवॉल्व हो रहे हैं ये सारे पार्ट्स। ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थीम इज़ कमर्शियल रेवोल्यूशन। ठीक है। कमर्शियल रेवोल्यूशन का क्या मतलब होता है, जब आपके ट्रेड एंड कॉमर्स में चेंज आएगा 15th सेंचुरी से। ठीक है। किस वजह से चेंज आता है, जब ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी इन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए। ठीक है, ताकि इनकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर डेवलप भी हो सके और कंसोलिडेट भी हो सके। ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कमर्शियल रेवोल्यूशन। इसका मतलब क्या है, एग्जैक्ट मतलब क्या है, इसका एग्जैक्ट मतलब है, इट इज़ अ शिफ्ट फ्रॉम सबसिस्टेंस एंड स्टेगनेंट इकोनॉमी ऑफ मेडिवल यूरोप टू मोर डायनेमिक ट्रेड एंड कॉमर्स सिस्टम। ठीक है। इसका क्या मतलब है कि देखो मेडिवल यूरोप की जो इकोनॉमी थी ना वो काफ़ी स्टेगनेंट थी। स्टेगनेंट का मतलब रुकी हुई, इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी। ठीक है। एग्रेरियन सोसाइटी थी इकोनॉमी। आपका यूरोप जो था वो एक एग्रेरियन सोसाइटी था और ये एक ऐसी इकोनॉमी थी जो सबसिस्टेंस थी, मतलब कि लोगों का सिर्फ गुजारा चल रहा था, जो वो कमाते थे, जो वो प्रोड्यूस करते थे, बाकी सारा तो मोनार्क और चर्च के पास चला जाता था। ठीक है।
और इकोनॉमी स्टैगनेंट भी थी, रुकी हुई भी थी। तो इट इज़ अ शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस एंड स्टैगनेंट इकोनॉमी ऑफ मेडिवियल यूरोप टू डायनेमिक ट्रेड एंड कॉमर्स सिस्टम दैट इज़ अग्रेरियन टू कैपिटलिज्म। अब आप अग्रेरियन से कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ोगे, मनी इकोनॉमी की तरफ बढ़ोगे, मार्केट, प्रोडक्शन, फैक्ट्रीज, इन सब की तरफ ज़्यादा ध्यान दोगे, एग्रीकल्चर की तरफ कम ध्यान दोगे। सो दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड कमर्शियल रेवोल्यूशन। क्या कि ट्रेड एंड कॉमर्स पे एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आएगा, चेंज आएगा, दैट इज़ कमर्शियल रेवोल्यूशन। Now what are the key features of commercial revolution? First of all, expansion of banking. Okay, आपका जो है बैंकिंग जो है एक्सपेंड होगा, तो आपको क्रेडिट मिलेगा, लोन मिलेगा, पेपर मनी आएगा, और इन सब की वजह से ही मनी इकोनॉमी का क्रिएशन होगा। पहले चर्च जो है लोन और क्रेडिट फैसिलिटी नहीं देने देता था, ठीक है, ताकि जो नीचे के लोग हैं, जो थर्ड स्टेट है, वो इतना ग्रो ही ना कर पाए, ठीक है। लेकिन अब आपको क्रेडिट मिलेगा, लोन्स मिलेगा, आप इन्वेस्टमेंट करोगे, आप बिजनेस में पैसा लगाओगे, मनी इकोनॉमी आ जाएगा, ठीक है। अर्लियर चर्च रेस्ट्रिक्टेड क्रेडिट एक्टिविटीज़, मैंने आपको बताया, ठीक है। अब इसी की वजह से क्या आएगा, राइज ऑफ कैपिटलिज्म। मैंने कैपिटलिज्म में बताया था ना कि मनी इकोनॉमी आता है, पैसा जो है वो आपके इकोनॉमी का एक सेंट्रल पार्ट बन जाता है, तो कैपिटलिज्म आ जाएगा। मोड ऑफ प्रोडक्शन में भी चेंज आ जाएगा, ठीक है। आपका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा, लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा। पहले तो घरों में ही छोटा मोटा प्रोड्यूस कर लेते थे लोग, और डिक्लाइन ऑफ अग्रेरियन इकोनॉमी, और आपकी जो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी वो भी काफ़ी डिक्लाइन हो जाएगी। अब जब इतना पैसा आएगा तो कंपनीज़ जो है वो ग्रो करेंगी, ठीक है, डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस बनने लगेंगे, ठीक है, और इनको पैट्रनेज कौन देगा, यूरोपियन रूलर्स, ठीक है, सपोर्ट जो है यूरोप के राजा रानी देंगे, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, जिसने इंडिया को कॉलोनाइज़ किया था, ठीक है, इसको भी तो वहाँ पे क्वीन ने ही भेजा था चार्टर दे के इंडिया में, है ना। तो क्या है, इनको किंग और क्वीन ने सपोर्ट किया था। अब क्या होता है कि जब ये कंपनीज दूसरी सोसाइटीज़ में जाती है ना, तो उन सोसाइटी की क्रॉस कल्चरल स्टडी भी होती है, ठीक है। लोग अब अपनी सोसाइटी, जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे, जो कंपनीज थी, वो यूरोप की सोसाइटी को दूसरी सोसाइटी से मिलाकर पढ़ेंगी, क्रॉस करके पढ़ेंगी, ठीक है। जैसे कि कौन सी सोसाइटीज़ को पढ़ेंगी, ओरिएंटल और ईस्टर्न सोसाइटीज़ को। जो हमारी ईस्टर्न सोसाइटी है, इन्हें ओरिएंटल सोसाइटी भी कहते हैं, जैसे इंडिया और चाइना को। तो जब इंडिया और चाइना को पढ़ेगी तो उसको नए समाज के बारे में पता चलेगा। नए समाज के बारे में पता चलेगा तो आपका सोशियोलॉजी का जो सब्जेक्ट है उसका एक कंटेंट एनरिचमेंट होगी, ठीक है। देखो यहाँ पे आप जो भी पढ़ रहे हो ना, उसका सीधा सीधा यही मतलब है कि वो सोशियोलॉजी को कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ राइज ऑफ मिडिल क्लास। मिडिल क्लास का जो है वो राइज़ होगा। पहले तो दो ही क्लास होते थे, या तो अपर क्लास होता था सोसाइटी में, या लोअर क्लास होता था। अभी बीच में एक क्लास आ जाएगा जिसको हम मिडिल क्लास कहते हैं। एक पावरफुल ग्रुप था जो किसकी वजह से आया, इकोनॉमिक पावर की वजह से आया। जैसे कि ये कौन थे, मर्चेंट्स होंगे, बैंकर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, ठीक है। अब जब ये लोग आए तो सोसाइटी का स्ट्रैटिफिकेशन हो गया। स्ट्रैटिफिकेशन मतलब डिवीज़न हो गया सोसाइटी का, अपर कास्ट में, लोअर कास्ट में, मिडिल क्लास में, ठीक है। नॉट कास्ट, अपर क्लास, लोअर क्लास एंड मिडिल क्लास में, ठीक है। ये क्या आ गया, सोसाइटी स्ट्रेटिफाइड हो गई, सोसाइटी बट गई। अब जब सोसाइटी स्ट्रेटिफाइड हो जाएगी, सोसाइटी के नए लेयर्स बन जाएंगे, तो हम सोशियोलॉजी को, उसको सोशियोलॉजिकल तरीके से पढ़ेंगे, और हमारा जो सोशियोलॉजी है उसका एमर्जेंस होगा। एक आपका बहुत ही अच्छी लाइन है कि कमर्शियल रेवोल्यूशन लेड टू यूरोपनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड, है ना, कि जैसे कमर्शियल रेवोल्यूशन हुआ, पूरी दुनिया जो है उसका यूरोपनाइजेशन हो गया, मतलब उसका कोलोनाइजेशन हो गया। यूरोप जो है वो इतना ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुका था कि उसने पूरी दुनिया को एक तरीके से अपने तरीके में ढाल दिया। कैसे ढाल दिया, उसको कॉलोनी बना बना के, ठीक है। अपने जो समाज के वैल्यूज़ और नॉर्म्स थे उन दुनिया में पहुंचा दिया, उनको कॉलोनाइज़ कर करके, ठीक है, जिसकी वजह से आज हम डिफरेंट कल्चर्स और सोसाइटी को पढ़ पाए, ठीक है। तो यही कमर्शियल रेवोल्यूशन जो है उसने सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट को भी
राइज़ करने में, उसको एमर्ज करने में कंट्रीब्यूशन दिया है। तो कभी भी यूपीएससी पूछ ले कि कमर्शियल रेवोल्यूशन के क्या क्या कंट्रीब्यूशंस हैं, तो ये जो हमने इतनी जो डिस्कशन की है कि भाई आपका कैपिटलिज़म आया, नई इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन बनी, ठीक है, और उसके बाद आपका हमने इन सोसाइटीज़ के बारे में पता चला, ओरिएंटल सोसाइटीज़ के बारे में पता चला, नई क्लासेस आई, सोसाइटी स्ट्रेटिफाइड हुई। तो जब सोसाइटी में डिफरेंट कल्चर्स एंड सोसाइटीज़ के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया, जैसे ही यूरोपनाइजेशन हो गया वर्ल्ड का, तो देखो इतने सारे सोसाइटी लेवल पे चेंजेस तो आ रहे हैं ना, पूरे यूरोप और दुनिया की सोसाइटी में चेंजेस तो आ रहे हैं, और चेंजेस तो आएंगे तो हम एक नया सब्जेक्ट लेके आएंगे उस चेंजेस को पढ़ने के लिए। दैट सब्जेक्ट इज सोशियोलॉजी। नाउ द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस क्लास इज़ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? क्या होता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? इट इज़ अ मैसिव प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज को एक बहुत ही लार्ज अमाउंट पे प्रोड्यूस करना, जिसकी वजह से सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में चेंजेस आते हैं पीपल ऑफ इंग्लैंड या यूरोप के, एंड उसके बाद धीरे धीरे अलग कंट्रीज़ के लोगों की भी सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में चेंजेस आने लगता है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन की वजह से। ओके, सो अब ये पढ़ेंगे कि वाई इंक्रीज़ इन डिमांड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लोगों के गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड जो है एकदम से बढ़ क्यों गई, ठीक है। तो इन यूरोप, especially England, with discovery of new territories, growth of trade and commerce, increased urbanization, the demand for goods, especially consumer goods such as clothes, spices and raw materials increased, ठीक है। यूरोप में क्या हुआ, इतने चेंजेस आ चुके थे, नई टेरिटरीज़ जो है, नई जो लैंड है उसकी डिस्कवरीज़ हो रही थी, तो लोग उसे, यूरोपियंस जो है उसे कब्ज़ा कर रहे थे, कॉलोनाइज़ कर रहे थे, इम्पीरियलिज़म कर रहे थे। तो और जैसे जैसे उनका ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ता चला गया, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण जो है, लोग शहरों में आके ज़्यादा बसने लगे। अब शहर में बसेंगे तो गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है, और कौन से गुड्स की? कंज्यूमर गुड्स की, जो कंज्यूमर यूज़ करता है, कंज्यूम करता है, उन गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, जैसे कि क्लोथ्स, स्पाइसेस, रॉ मटेरियल्स, इनकी डिमांड्स बढ़ जाएगी। एंड देखो, पहले कंज्यूमर गुड्स जो होता था, लोगों को जो अपने कंज्यूम करने के लिए चीज़ें चाहिए होती थी, वो डोमेस्टिक लेवल पे ही लोग अपने घरों में ही बना लेते थे। लेकिन जब डिमांड बढ़ती है ना, तो इतनी ज़्यादा डिमांड है जो छोटे से घर में नहीं प्रोड्यूस हो सकती, तो फैक्ट्रीज़ बनाई जाएगी, लार्ज फैक्ट्रीज़ बनाई जाएगी। और जब लार्ज फैक्ट्रीज़ बनेगी तो उसमें जो हैवी मशीन्स होंगे, ठीक है, उसको आप घरों में तो नहीं रख सकते, फैक्ट्रीज़ में रखना पड़ेगा। तो लोग फैक्ट्री में काम करने आएंगे, क्यों? ताकि टू सेटिस्फाई लार्ज स्केल प्रोडक्शन, ठीक है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन को कंप्लीट कर पाए, इसीलिए। अब आप देखो कि इकोनॉमिक लेवल पे इतना ज़्यादा चेंज आ रहा है कि फैक्ट्रीज़ बन रही है और प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इसकी वजह से क्या होगा, कैपिटलिस्ट सिस्टम का एमर्जेंस होगा, राइज होगा। पहले क्या था, फ्यूडल इकोनॉमिक सिस्टम। फ्यूडल का मतलब होता है जहाँ पे आपका लैंड जो है वो सेंट्रल है, जहाँ पे एग्रेरियन इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। लेकिन अब कैपिटलिस्ट सिस्टम, मनी इकोनॉमी आ जाती है, जहाँ पे लैंड इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बट द मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, सेंट्रल टू द इकोनॉमिक सिस्टम। अब यहाँ पे नई मशीन्स आ गई, जैसे कि स्पिनिंग जेनी, स्टीम इंजन, वाटर फ्रेम। इन सब की वजह से प्रोडक्शन जो है आपका वो बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनाइज हो गया, बहुत ही हाई लेवल पे, बहुत ही लार्ज स्केल प्रोडक्शंस होने लगे। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई है ना, ट्रेडिशनल से हम मॉडर्न की तरफ बढ़ रहे हैं। प्री रिक्विजिट्स में आपने पढ़ा था इनोवेशंस एंड डिस्कवरीज, उसी के एग्जाम्पल्स हैं ये, ठीक है। अब जब इस लेवल पे चेंज आएगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होगा, तो क्या क्या चेंजेस आएंगे सोसाइटी में, ठीक है। मनी इकोनॉमी आया, बैंकिंग सिस्टम आ गया, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चेंज हो गया। क्या पढ़ा था मॉडर्निटी की डेफिनेशन में, सोशल इंस्टीट्यूशन में चेंज आना, तो आपका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में चेंज आ गया। नई क्लास जो है वो बन के आई, कैपिटलिस्ट क्लास बन के आया, इंडस्ट्रियल वर्कर्स बन के आया। पहले तो लोग घरों में ही काम कर लेते थे, लेकिन अब फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो दो क्लास बन के आएगी, कैपिटलिस्ट क्लास बन के आएगी, इंडस्ट्रियल वर्कर क्लास बन के आएंगे, ठीक है।
पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, रूरल अर्बन माइग्रेशन होगा, क्योंकि आपका जो सारा का सारा प्रोडक्शन का काम होगा वो अर्बन एरिया में होगा, तो लोग माइग्रेट करेंगे तो सोसाइटी में चेंज आएगा। अब माइग्रेट करेंगे तो अर्बनाइजेशन का प्रोसेस बढ़ेगा, शहर ज़्यादा बसेंगे, ठीक है। अब शहर ज़्यादा बसेंगे तो स्लमाइजेशन होगा, स्लम्स भी बनेंगे काफ़ी ज़्यादा, गरीब लोग जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। उसके बाद न्यू एपिडेमिक्स, न्यू तरीके की बीमारियां आएंगी, क्योंकि जब आप शहर में चले जाओगे तो ना पानी अच्छा मिलेगा और बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी हो जाएगा, न्यू एपिडेमिक्स हो जाएगी। फैमिली का न्यूक्लियराइजेशन हो जाएगा। मैंने आपको बताया जॉइंट फैमिली जो रूरल एरिया में थी, लोग उन्हें छोड़ छोड़ के शहर में आने लगेंगे और एक छोटी सी फैमिली बसने लगेगी, दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली, और द प्रोसेस इज़ कॉल्ड न्यूक्लियराइजेशन ऑफ फैमिली। और इन्हीं सब चेंजेस की वजह से देयर आर न्यू क्योर्स एंड डिसऑर्डर्स इन सोसाइटी। इन्हीं की वजह से समाज में नए क्योर्स, नए परेशानियाँ और नए डिसऑर्डर्स आएंगे। अब इन नए डिसऑर्डर्स और नए क्योर्स को पढ़ने के लिए कौन आएगा? नया सब्जेक्ट, दैट इज़ सोशियोलॉजी, ठीक है, दैट इज़ सोशियोलॉजी, ठीक है। सो ऑल दिस मेजर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इन यूरोपियन सोसाइटी। तो अभी तक आपने जितने भी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लिया, एनलाइटनमेंट पढ़ लिया, कमर्शियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया, साइंटिफिक रेवोल्यूशन हो गया, तो इसकी वजह से सोसाइटी में इतने ज़्यादा चेंजेस आए कि जितने भी हमारे अर्लियर सोशोलॉजिस्ट थे, जैसे आपका ऑगस्ट कॉम्ट हो गए, इमाइल दुर्खीम हो गए, इन सब ने क्या किया, एक सोसाइटी को जो है नए तरीके से पढ़ा, जिसकी वजह से एक नया सब्जेक्ट का इमर्जेंस हुआ, सोशियोलॉजी, ठीक है। तो आप आगे जब थिंकर्स का सेक्शन पढ़ोगे ना, तो आप देखोगे कि सोशियोलॉजी में हमारे 5-6 थिंकर्स हैं, कार्ल मार्क्स हो गए, इमाइल दुर्खीम है, आपके मैक्स वेबर हैं, तो इन सब ने सोशियोलॉजी में अलग अलग थ्योरी दी है, ठीक है। तो इन सब की थ्योरीज जो है मिला के एक सब्जेक्ट बनाती है, वो सब्जेक्ट क्या है आपका? सोशियोलॉजी, ठीक है। देखो ये बहुत ही बेसिक डिस्कशन था आज का हमारा। क्या है ना, आपको ये आई एम टेलिंग यू कि दिस इज़ नॉट अ वन स्टॉप सोल्यूशन, ओके। ये वन स्टॉप सोल्यूशन नहीं है। यहाँ पे आपको क्या है, कंटेंट मिलेगा, बेसिक कंटेंट मिलेगा और काफ़ी क्रिस्प कंटेंट मिलेगा, जिसको आप जैसे कीवर्ड्स हैं, न्यूक्लियराइजेशन हो गया, स्लमाइजेशन हो गया, इसको आप अपने आंसर में आराम से लिख सकते हो। कीवर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे और समझने पे भी ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। तो बाकी आपको क्या करना है, यहाँ से समझ के आपको अपने स्टैंडर्ड नोट्स को रेफ़र करना है। आपकी जो भी स्टैंडर्ड बुक्स है, रिट्ज़र है, हॉरोलम्बस है, कोई भी बुक है या किसी के भी आप नोट्स पढ़ रहे हो, आप उसको इसके साथ पढ़िए, आपको अच्छे से समझ आएगा। क्योंकि मैंने जो यहाँ कंटेंट बनाया है, काफ़ी सारी बुक्स पढ़ के बनाया है, उसको क्रिस्प तरीके से बनाया है, ठीक है। और एक और बात मैं आपसे कहूँगी कि हमारा एक टॉपिक रहता है फ्रेंच रेवोल्यूशन का, वो इसमें क्लास में नहीं हो पाता, बहुत ज़्यादा हमारी क्लास बड़ी हो जाती है, अभी भी आई थिंक 1 आवर की तो हो ही गई है, तो इसको मैं अगली वीडियो में डाल दूँगी। ये आपका मॉडर्नाइजेशन ऑफ यूरोप का ही एक टॉपिक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ऐसे उसको मैं अच्छे से डिस्कस कर दूँगी, ठीक है।